बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मुख्तार हुसैन और आप लोग देख रहे हैं मेरे इस चैनल मुख्तार हुसैन एमएससी मैथमेटिक्स को, जिसके अंदर आज हम क्लास 12 की चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज 7.3 के अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस 2020 जो है वो क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस 2020 एक्सरसाइज जो 7.3 है, इससे पहले पेज नंबर 348 के ऊपर पंजाब टेक्स्ट बुक के मुताबिक यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 8 मौजूद है, ये भी स्मार्ट सिलेबस में शामिल है क्वेश्चन। उसके अलावा 7.3 की एक्सरसाइज के अंदर से क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट नंबर जो 4 है ये भी मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 8 जो कि पेज नंबर 348 पे मौजूद है, और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर जो आपके पास 4 है उसका पार्ट नंबर 4, जो जिन दोनों की मैं यहाँ पे आपको स्टेटमेंट वाइट बोर्ड पे राइट करवा के दिखा चुका हूँ। आप ज़रा इसके ऊपर गौर करें। एग्जाम्पल नंबर 8 के अंदर आपसे कहा गया है, ये जो पेज नंबर 348 के अंदर मौजूद है, प्रूव डैट इन एनी ट्राइंगल ए बी सी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ऑफ एंगल अल्फा। एंगल ए है यहाँ पे, सॉरी। और क्वेश्चन नंबर जो 12 है इसकी भी स्टेटमेंट देख लें। प्रूव डैट इन एनी ट्राइंगल ए बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, और यहाँ पे -2ab कोस ऑफ एंगल सी। इस क्वेश्चन को हम और भी एक तरीके से कर सकते हैं, लेकिन हम जो है यहाँ पे जो ना वो चैप्टर नंबर 7 कर रहे हैं जो कि बेस करता है स्केलर्स और वेक्टर्स के ऊपर, तो हम इसे वेक्टर के हिसाब से ही यहाँ पे प्रूव करेंगे। मैं अगर क्वेश्चन नंबर 12 या फिर एग्जाम्पल नंबर 8 दोनों में से एक ही तरीका कार करवा दूं तो दूसरा क्वेश्चन आप लोग खुद से कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 की बजाय क्वेश्चन नंबर जो एग्जाम्पल नंबर 8 की बजाय क्वेश्चन नंबर जो है वो 12 आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा, और इसके मुताबिक आपका क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 8 भी कंप्लीट हो जाएगी। तो मैं अपने इस लेक्चर का आगाज़ करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जो लोग मेरे इस चैनल पे न्यू हैं वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन के ऊपर ऑल को क्लिक करना ना भूलिएगा, ताकि अपकमिंग जो वीडियो हैं वो आपको मिलती रहें। और इसके अलावा जो जो मेरे इस चैनल पे ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं उनसे मैं उम्मीद करूँगा कि वो मेरे इस चैनल को जो है वो लाइक और कमेंट्स लाजमी करेंगे, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सकते हो, और अगर कोई इसमें से मेरी मिस्टेक है तो वो मुझे नज़र आती रहे। थैंक यू। अब हम अपने लेक्चर का आगाज़ करता हूँ। मैं क्वेश्चन नंबर 12 को जैसे कि मैंने आपको बोला मैं करवाऊँगा, आपने एग्जाम्पल नंबर 8 खुद से उसे देख लेना है, वो इसी मेथड से हो जाएगी। जो ये वाला क्वेश्चन कर लेता है उसके लिए एग्जाम्पल कोई मुश्किल नहीं होती, और जो एग्जाम्पल कर लेता है उसके लिए क्वेश्चन भी कोई भी मुश्किल नहीं होती। बात होती है समझने की। जब आप समझ जाएंगे तो चाहे ये मिल जाए चाहे ये मिल जाए, चाहे इसके रिलेटेड अगर आपके पास और भी क्वेश्चन आ जाए तो आप वो भी कर सकते हैं। ये हमारे पास लॉ ऑफ कोसाइन भी कहलाते हैं, जो हमने आगे चल के बल्कि हमने जो है वो फर्स्ट ईयर के अंदर भी इसने यूज़ भी किया था, और ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, और उन्हें हमने जो है वो वहाँ पे प्रूफ भी इनका मौजूद है। लेकिन यहाँ पे अब हमने इसके वेक्टर के मुताबिक हमने इसे प्रूफ करना है। तो सबसे पहले इसके अंदर देखिएगा, सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2abc कॉस ऑफ एंगल सी है, और ये कोई भी ट्राइंगल हो सकती है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल राइट करूँगा जिसका नेम हम यही रखेंगे ए बी, और ये आपके पास बन जाएगा जी सी। इसको हम डिस्कस करेंगे, और यहाँ पे हमने सॉल्यूशन के अंदर इसके सबसे पहले लेट करेंगे कि ये जो ए वेक्टर है, बी वेक्टर और सी जो वेक्टर आर इन द डायरेक्शन ऑफ साइड जी। अब देखिएगा, ये जो ए वेक्टर है ये दरअसल ए के ऑपोजिट साइड होती है बी सी। तो आपने इसे तरतीब के हिसाब से देखेंगे कि ये जो बी सी साइड है ये उसके जो ना वो डायरेक्शन में है ए वेक्टर। सिमिलरली जो आपके पास ये जो बी वेक्टर है इसके सामने ये ए सी साइड बन रही है, ये ए सी की डायरेक्शन में है। अगर मैं इनको साथ साथ यहाँ पे रिप्रेजेंट करता जाऊँ तो ज़रा देखिएगा, आपके पास ये साइड है, अच्छा जी बी सी है, तो बी सी यूँ बनेगा आपके पास जी, इधर से सीधा आगे। ये आपके पास वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है जी ए वेक्टर को। ये ग्राफिकली थोड़ा सा देख लीजिएगा,
बिल्कुल इसके ऊपर ही लाइन ये मस करती है, इसके ऊपर मीट करते हुए गुजरती है। और बी जो आपके पास वो बनेगा ए सी, या फिर उसे सी ए भी कहा जा सकता है। यूं करके इसको थोड़ा सा मैं साइड पे राइट कर रहा हूँ। ये वेक्टर आपके पास बन जाएगा जी बी वेक्टर। और इसी तरह से ये जो आपके पास बनेगा सी वेक्टर, वो सी ए वेक्टर आपके पास बनेगा, जिसे हम ये कहेंगे ए बी, सॉरी सी ए नहीं, ए बी वेक्टर। ए से बी की तरफ जो वेक्टर साइड है इसके करस्पॉन्डिंग ये आपके पास वेक्टर बनेगा। ये हमने तरतीब का ख्याल रखते हुए ये तीनों वेक्टर ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर जो है वो इन एनी ट्राइंगल ए बी सी के अंदर हमने ये ड्रा कर लिया है। ए वेक्टर जो कि बी सी साइड के अलॉन्ग है, और बी वेक्टर जो कि सी ए साइड के अलॉन्ग है, और जो आपके पास सी वेक्टर है वो ए बी साइड के अलॉन्ग है। हम यहाँ पे ये चीज़ जानते हैं, सिंस क्या चीज़ जानते हैं कि बाय हेड टू टेल रूल, ये जो इसका फर्स्ट वेक्टर और लास्ट वेक्टर ये दोनों एक दूसरे को कंसाइड कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे के इनके साथ आके मिल रहे हैं कि इसका इनिशियली पॉइंट वो लास्ट वेक्टर के फाइनली पॉइंट पे। इसी तरह से जो भी आप वेक्टर जिधर से भी ओरिजिन लेकर आप शुरू करेंगे, आप देखेंगे कि उनका जो है वो जो फर्स्ट वेक्टर की टेल है वो लास्ट वेक्टर के ऊपर ही मौजूद है, या फिर आप देख लें उसके हेड को जाके मस करती है। तो इस कंडीशन के अंदर हमारे पास ये जो तीनों वेक्टर है जिनका हमने नाम दे दिया हुआ ए वेक्टर, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इनका जो एडअप है वो हमारे पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का इक्वल टू 0 आएगा यहाँ पे। तो अब हमने यहाँ पे अब देखना है कि अगर ए वेक्टर यहाँ पे ही मौजूद रहे तो ये जो बी वेक्टर और ये सी वेक्टर ये दूसरी साइड पे मूव करेंगे, तो ये दोनों ही प्लस के माइनस के इधर आ जाएंगे। तो मैं इसकी भी माइनस और इसकी भी माइनस, दोनों वेक्टर्स की जो माइनस को है वो मैं इसमें कॉमन ले रहा हूँ। अब नेक्स्ट हमने ये जो बात प्रूव करनी है, सॉरी ये हमने जो है वो ए वेक्टर को मूव करवाने के लिए ये वाला मेथड था, लेकिन अभी हमने ये वाला नहीं, हमने क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये कर रहे हैं, इसमें हमें सी एक साइड पे चाहिए। तो आपने सी वेक्टर को यहाँ पे ही रहने देना, सी वेक्टर यहाँ पे, ए वेक्टर भी उधर जाके माइनस हो जाएगा, बी वेक्टर भी उधर जाके माइनस होगा, लेकिन दोनों के साथ माइनस होने की वजह से माइनस शुरू में कॉमन ले लिया गया। अब हमने इस बात को प्रूव करने के लिए हमें लेफ्ट हैंड साइड पे सी का स्केयर चाहिए। इस मकसद के लिए हम इसे कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे क्योंकि ये वेक्टर मौजूद हैं तो वेक्टर का प्रोडक्ट दो तरह का होता है, यहाँ तो स्केलर होता है, यहाँ पे जो है वो आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट होता है। जो स्केलर प्रोडक्ट होता है उसे हमने डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो अब हम कहेंगे टेक डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट ऑफ इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 का हमने इक्वेशन 1 के हिसाब से ही डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो इक्वेशन 1 इम्प्लाइज करेगी इसके लेफ्ट हैंड साइड का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो इसी की लेफ्ट हैंड साइड, मतलब ए वेक्टर को हम ए वेक्टर इक्वेशन नंबर 1 को हम इक्वेशन नंबर 1 से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वो जो लेफ्ट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करती होती है। लेकिन यहाँ पे हम जो प्रोडक्ट मतलब कि मल्टीप्लाई जो ले रहे हैं वो डॉट मल्टीपल ले रहे हैं, तो इसलिए डॉट आएगा सी वेक्टर डॉट जो आपके पास है सी वेक्टर आएगा। यहाँ पे अगर देखें माइनस इंटू माइनस आ जाएगा, और मल्टीप्लाई -1 इंटू -1 आ जाएगा, या फिर सिंपल माइनस इंटू माइनस, और यहाँ पे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आपके पास आएंगे। तो ये माइनस और माइनस का साइन जो आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस का साइन बन जाएगा, जिसे हम आमतौर पर नहीं भी राइट करते। और यहाँ पे आपके पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और यहाँ पे सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर आएगा। चलें अब हम इनके मल्टीपल की तरफ चलते हैं, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। डॉट प्रोडक्ट का जो आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल फार्मूला इसको याद रहना चाहिए कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, अगर दो वेक्टर आपके पास मल्टीप्लाई करें तो वो इक्वल टू होते हैं ए वेक्टर मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय बी वेक्टर मैग्नीट्यूड, और साथ कोस ऑफ एंगल थीटा, और ये जो एंगल थीटा होगा वेयर एंगल थीटा, ये जो एंगल थीटा है हीज एन एंगल, ये एक ऐसा एंगल होगा विच इज बिटवीन
वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ये एंगल ए और एंगल बी के दरमियान में जो एंगल हमारे पास होता है वो एंगल सी कहलाएगा। तो अब ज़रा इस ग्राफिकली भी हम इस बात को देखेंगे और इस पे पहले नंबर पे मल्टीप्लाई करते हैं। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर है, यहाँ पे फार्मूला जो लगाया जाएगा वो ये बन जाएगा सी वेक्टर मैग्नीट्यूड, जिसे हम यूँ लिखेंगे, और मल्टीप्लाई बाय सी वेक्टर मैग्नीट्यूड। साथ हमारे पास आएगा कॉस ऑफ एन एंगल, जो आपके पास सी वेक्टर के हिसाब से जो एंगल होता है वो हमारे पास 0 डिग्री होता है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, विच इज़ आल्सो इक्वल टू। अब ए वेक्टर को इनसे ज़रा ज़रब करेंगे तो ए वेक्टर, जब ए वेक्टर से ज़रब करेगा तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब ए वेक्टर इससे ज़रब करेगा तो प्लस प्लस इज प्लस, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। फिर उसके बाद ये जब ज़रब करेंगे तो प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और लास्ट पे ये प्लस प्लस इज प्लस बी वेक्टर, जब बी वेक्टर से ज़रब करेगा तो बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो यहाँ पे सभी को हमने डॉट प्रोडक्ट ही दिया और वेक्टर हैं दरम्यान में डॉट ही रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे क्रॉस का साइन ही डाल देंगे क्योंकि वेक्टर में वो एक अलग से मीनिंग लेता है, उसे हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, उसका मेथड डिफरेंट होता है इससे। तो यहाँ पे देखेंगे सी वेक्टर की मैग्नीट्यूड सी वेक्टर की मैग्नीट्यूड से ज़रब करती है तो सी का स्केयर हो जाता है, यानी कि सी वेक्टर की मैग्नीट्यूड का स्केयर हो जाता है, और कोस ऑफ जो 0 डिग्री होता है वो आपके पास 1 होगा। ए वेक्टर से ज़रब करेगा तो ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड, ये दोनों जब ज़रब करेंगे तो इनकी मैग्नीट्यूड आपस में ज़रब करेगी तो वो आपके पास बन जाएगा ए का स्केयर। सिमिलरली यहाँ पे आप देखिएगा, पहले नंबर पे ये देखते हैं हम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है, और प्लस ये जो आपके पास बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर है, वेक्टर्स जो होते हैं उनके दरमियान में हम जानते हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर दिस इज आल्सो इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। मतलब मेरे कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि ए डॉट प्रोडक्ट के हिसाब से वेक्टर के अंदर जो होता है वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, यानी कि इनकी प्लेस चेंज करने से इनके आंसर के अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों के आंसर सेम आते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर है, इसे हम राइट कर सकते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाय कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ डॉट प्रोडक्ट। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा ये प्लस का साइन आया, बी वेक्टर जब बी वेक्टर से ज़रब करेगा तो बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड का स्केयर आ जाएगा आपके पास। तो यूँ आपके पास ये आया सी का स्केयर दिस इज इक्वल टू ए का स्केयर, और ये वाली जो वैल्यूज़ है यहाँ पे हम इसे ले आएंगे प्लस बी का स्केयर, और ये दोनों ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो ये दोनों ऐड अप हो जाएंगे प्लस का 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो यहाँ तक हमारी बात यहाँ पे आ चुकी है। अब हम जो है वो इसे ग्राफिकली भी देखते हैं और ये वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट भी देखते हैं, जो कि मैं आपको यहाँ पे राइट करवा चुका हूँ, और मुझे उम्मीद है आप लोगों ने इसे अभी तक नोट कर लिया होगा। अब मैं इसे रेज करके अपनी इस बात को आगे कंटिन्यू करता हूँ, और ये वाली बात आपने याद रखनी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर मैग्नीट्यूड और कॉस ऑफ एंगल थीटा। थीटा इज एन एंगल which is an angle between the vectors a vector and b vector। a vector और b vector के दरमियान में वो एंगल होगा। अभी हम उस एंगल की तरफ चलते हैं, तो पहले नंबर पे थोड़ा सा इसे उस फॉर्म में लिख लें, इस जो हमारे पास इक्वेशन है, तो ये आपके पास आ जाएगी c का स्केयर, दिस इम्प्लाइज दैट c का स्केयर इज इक्वल टू a का स्केयर प्लस में b का स्केयर, और फिर उसके बाद है प्लस 2, और हमें ये पता है ये डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ पे आएगा ए वेक्टर मैग्नीट्यूड और मल्टीप्लाई बाय बी वेक्टर मैग्नीट्यूड, और फिर उसके बाद कॉस ऑफ एन एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अब ज़रा ग्राफिकली आइएगा, ये ए वेक्टर आपके पास रिप्रेजेंट किया गया जो कि बी सी वेक्टर के जो ना वो डायरेक्शन में है, और ये बी वेक्टर है जो कि आपके पास क्या है ए वेक्टर के अलॉन्ग है। तो हमने यहाँ पे देखना है कि ए वेक्टर ये मूव कर रहा है जी और बी वेक्टर ये मूव कर रहा है, तो इनके दरमियान में एंगल देखें तो यहाँ पे हमारे पास एंगल बन रहा है। अब ये एंगल कितना बन रहा है इसको ज़रा देखने के लिए देखिएगा, ये एक लाइन कंप्लीट हो रही है, ये ए वेक्टर की यहाँ तक एंगल कंप्लीट हो रहा है, तो यहाँ तक ये जो टोटल एंगल है ये पहले नंबर पे इसकी बात करते हैं जी। चलें, टोटल एंगल एक स्ट्रेट लाइन जो होगी आपके पास उसके ऊपर
जो होता है टोटल लाइन के ऊपर जो एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है। तो ये भी अगर देखें तो एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर यहाँ से लेकर यहाँ तक एंगल, टोटल एंगल जो होना है 180 डिग्री, या फिर हम उसे पाई भी कहते हैं। तो पाई रेडियन के इक्वल 180 डिग्री होता है। तो एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो एंगल होता है वो पाई के या फिर 180 डिग्री के बराबर होता है। और यहाँ पे जो वर्टेक्स सी है, वर्टेक्स सी के अंदर यहाँ पे जो एंगल बनता है उसे हम कैपिटल सी के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि सी के ऊपर बनने वाला एंगल हमारे पास सी कहलाएगा। और इसके अलावा अब टोटल ये था पाई, पाई में से ये हिस्सा हमने निकालना है। क्यों निकालना है? क्योंकि हमने एंगल ए वेक्टर और बी वेक्टर के दरमियान में लेना है, जो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का एंगल है। वो आपके पास टोटल है पाई, पाई में से ये वाला वेक्टर निकाल देंगे, पाई माइनस सी वेक्टर, विच इज़ एन एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमारे पास ए वेक्टर और बी वेक्टर के मुताबिक डॉट प्रोडक्ट के अंदर कोस ऑफ जो एंगल आना है वो ए वेक्टर और बी वेक्टर के दरमियान में आना है, जो कि आपके पास क्या बन रहा है, टोटल पाई में से ये एंगल सी जो वर्टेक्स सी का इस ट्राइंगल के अंदर बन रहा है, तो पाई माइनस सी इसके अंदर यहाँ पे एंगल बनेगा। नेक्स्ट देखिएगा ज़रा, ये एज इट इज़ है सी का स्क्वायर दिस इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2। जो मैग्नीट्यूड होता है इसे सिंपली हम यू भी लिख देते हैं, ए मैग्नीट्यूड और ये आपके पास बी मैग्नीट्यूड, इसे भी सिंपली यू लिखा जा सकता है। और अब नेक्स्ट देखेगा कोस ऑफ ये जो आपके पास है पाई, जिसे हम लिख सकते हैं 2 × 90, तो 90 का हम पाई ओवर 2 कह देते होते हैं और माइनस ये पाई। ये इसलिए आपके सामने ये किया ताकि आपको को रेशो की समझ आ जाए। तो यहाँ पे देखेगा सी का स्क्वायर दिस इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 ए बी और कोस ऑफ ये। अब आपके पास मैं पहले नंबर पे ये बताऊँ इसके एंगल के बारे में, तो ये आपके पास पाई यहाँ से 90 का एंगल बनता है कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स वाई प्लेन के अंदर, और यहाँ पे आके आपके पास एंगल बनता है पाई का। और इसमें से कुछ एंगल हमारे पास ये सी जो होगा वो 90 डिग्री से कम एंगल होता है, और वो आपके पास क्या होगा जो इसमें से माइनस किया जाएगा टोटल एंगल पाई में। माइनस करने की वजह से एंगल इसी क्वाड्रेंट में जो कि क्वाड्रेंट नंबर सेकंड है इसके अंदर ये लाई करेगा। तो आपको पता है कोसाइन ऑफ फंक्शन इन सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव होता है, इसलिए ये आपके पास जो कोसाइन का एंगल है वो आपके पास जो है वो इसका जो साइन है वो नेगेटिव आएगा, क्योंकि ये जो एंगल है ये सेकंड क्वाड्रेंट में बनता है और सेकंड क्वाड्रेंट में कोसाइन ऑफ फंक्शन जो होता है वो नेगेटिव होता है। तो ये नेगेटिव साइन उस वजह से आ गया आपके पास। फिर उसके बाद देखिएगा ये जो आपके पास इवन मल्टीपल ऑफ 90 है, पाई ओवर 2 90 होता है। इवन मल्टीपल ऑफ 90 हो तो को रेशो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की चेंज नहीं होती, तो कोस ऑफ फंक्शन है तो ये हमारे पास वही फंक्शन एज इट इज़ आ जाएगा। और उसके बाद हमें पता है ये वाला जो आपके पास एंगल है सी ये राइट कर दिया जाएगा। तो यूँ आपके पास ये जो माइनस का साइन है ये इधर आके मल्टीप्लाई करने के बाद ये वाले प्लस के साइन को माइनस का साइन बना लेगा। तो -2ab कोस ऑफ एंगल C विच इज़ इक्वल टू C का स्क्वायर। ये आपने जो बात प्रूव करनी थी ये प्रूव हो जाएगी, हैंस प्रूव्ड। और इसी तरह से अब मैं थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल नंबर जो है वो 8 के बारे में बताता चलूँ। एग्जाम्पल नंबर 8 के अंदर आपके पास ये ए का स्क्वायर इसके बराबर, तो आपने ये इस तरह से ये ट्रायंगल भी बनानी है और ये साइड भी यही लेंगे। यहाँ पे आपने जब तीनों वेक्टर का एड अप इक्वल टू नल वेक्टर या ज़ीरो वेक्टर के इक्वल होगा, तो उसके अंदर आपने सी वेक्टर को इधर ही रखना है और ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इधर मूव किया था। आपने इसमें क्या करना है, ए वेक्टर को यहाँ पे रहने देना और बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इधर आके माइनस के होंगे और ये माइनस कॉमन लेके जाएगा। उसी तरह से आपने इनका डॉट प्रोडक्ट इस इक्वेशन का लेना है और अपनी बात को आगे लेते चलना है, और यहाँ पे एंगल में और इधर वैल्यूज़ में चेंज आएगा, और इस तरह से आपका ये जो एग्जांपल नंबर 8 है ये भी कंप्लीट हो जाएगी। अब मैं इससे आगे चलता हूँ ज़रा क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर, जो कि एक्सरसाइज 7.3 के अंदर मौजूद है। जी, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कहा गया है कि इफ़ v इज़ अ वेक्टर फॉर विच v वेक्टर डॉट प्रोडक्ट i यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 0, v वेक्टर डॉट प्रोडक्ट j यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 0,
वी वेक्टर डॉट के यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 0, फाइंड वी वेक्टर। तो फिर आपने क्या करना है, वी वेक्टर फाइंड करना है। इस मकसद के लिए हम वी वेक्टर को एक लेट कर लेते हैं कि इसका जो आई यूनिट वेक्टर है वो ए होगा, यानी कि v इज इक्वल टू ए आई यूनिट वेक्टर, इसका j यूनिट वेक्टर b और इसका k यूनिट वेक्टर को हम c नाम दे लेते हैं। अब हमारा मकसद होगा a b और c की वैल्यू फाइंड करनी। तो यहाँ पे आप देखिएगा फर्स्ट कंडीशन आपको दी गई है, हम जानते हैं v वेक्टर डॉट आई यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 0, लेकिन v वेक्टर हमने लेट किया हुआ है a आई यूनिट वेक्टर प्लस b j यूनिट वेक्टर प्लस c k यूनिट वेक्टर के इक्वल, और ये डॉट प्रोडक्ट करेगा ए यूनिट वेक्टर का साथ, दिस इज इक्वल टू 0। तो आई यूनिट वेक्टर जब आई यूनिट वेक्टर के साथ ज़रब करेगा तो वो होगा 1, बाकी जब जे से जे के यूनिट वेक्टर से आई यूनिट वेक्टर जब डॉट प्रोडक्ट करेगा दोनों ही कंडीशन में वो इक्वल टू 0 होगा। तो यूँ आपके पास ए आई यूनिट वेक्टर डॉट आई यूनिट वेक्टर ये होगा 1 के इक्वल, बाकी दोनों ही 0 होने वाले हैं, तो मैं उन्हें डायरेक्ट ही 0 लिख रहा हूँ और इज इक्वल टू 0। तो a इंटू आई यूनिट वेक्टर डॉट आई यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 1, दिस इज इक्वल टू 0। तो a वेक्टर a जो हमारे पास आई यूनिट वेक्टर वो इक्वल टू 0 आ गया। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप देखें तो v वेक्टर डॉट j यूनिट वेक्टर ये भी आपको इक्वल टू 0 दिया गया। तो यहाँ पे a आई यूनिट वेक्टर v वेक्टर की जगह पे a आई यूनिट वेक्टर प्लस b j यूनिट वेक्टर प्लस c k यूनिट वेक्टर डॉट प्रोडक्ट j यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो j वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करेगा, इस सूरत में ये 1 होगा, बाकी दोनों ही कंडीशन में i के साथ भी डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, k के साथ भी 0, तो वो वैल्यू नहीं रखा हूँ। तो यहाँ से आप देखेंगे b इज आल्सो इक्वल टू 0। सिमिलरली हम यहाँ पे ये भी बात जानते हैं जो हमें थर्ड कंडीशन दी गई, v वेक्टर डॉट k यूनिट वेक्टर दिस इज आल्सो इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपके पास v वेक्टर की जगह पे हमने वैल्यू लिखी हुई है a आई यूनिट वेक्टर प्लस b j यूनिट वेक्टर प्लस c k यूनिट वेक्टर डॉट k यूनिट वेक्टर दिस इज इक्वल टू 0। तो k यूनिट वेक्टर भी k के साथ जब मल्टीप्लाई करेगा वो तो होगा 1, बाकी जब दोनों कंडीशन के साथ 0 करेगा i के साथ या j के साथ डॉट प्रोडक्ट, उस सूरत में वो 0 होने वाला है। तो यहाँ पे c वेक्टर ये 1 होगा, तो c इज इक्वल टू 0। तो आपने जो v वेक्टर हमने यहाँ पे लेट किया था a आई यूनिट वेक्टर प्लस b j यूनिट वेक्टर प्लस c k यूनिट वेक्टर, तो यहाँ पे हमने देखा कि a भी आपके पास इक्वल टू 0, b भी इक्वल टू 0 और c भी इक्वल टू 0। तो 0 आई यूनिट वेक्टर प्लस 0 k यूनिट j यूनिट वेक्टर और प्लस 0 k यूनिट वेक्टर विच इज़ इक्वल टू 0 वेक्टर, या फिर नल वेक्टर हमारे पास ये एक 0 वेक्टर आ जाएगा जिसे हम नल वेक्टर भी कहते हैं। तो ये इसका आंसर एक नल वेक्टर आ जाएगा, यानी कि जो हमने वी वेक्टर फाइंड करना था वो हमारे पास एक नल वेक्टर या 0 वेक्टर आ जाएगा। तो उसके बाद हम इस एक्सरसाइज के अंदर जो हमें लास्ट क्वेश्चन दिया गया था क्वेश्चन नंबर 11, उसको यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे ये कहा गया कि प्रूव डैट कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फा कॉस ऑफ बीटा माइनस साइन ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा। तो हमें पता है कि हम जो है चैप्टर नंबर 7 डिस्कस कर रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 7 में हमारे पास नेम है वेक्टर एंड स्केलर्स का। तो हमने ये जो कोसाइन का जो एंगल को एड अप करके हमारे पास ये जो फार्मूला बनता है, ये हमने बाय वेक्टर प्रोडक्ट जो है वो इसे जो है ना वो जाहिर करना है। इसके प्रूफ के लिए हमने यहाँ पे सबसे पहले ये बात लेट करनी है कि हमारे पास दो वेक्टर हैं, एक हमारे पास है ओ ए वेक्टर और दूसरा हमारे पास है जी ओ बी वेक्टर। ये हमारे पास दो वेक्टर हैं और ये जो ओ ए वेक्टर है इसका यहाँ पे एंगल बन रहा है हमारे पास अल्फ़ा, और ये जो ओ बी वेक्टर है इसका हमारे पास यहाँ पे एंगल बन रहा है जी माइनस बीटा, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है तो माइनस बीटा। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के दरमियान में जो एंगल बन रहा है वो हमारे पास बन रहा है अल्फ़ा प्लस बी वेक्टर। तो यहाँ पे ओ ए वेक्टर और ये हमारे पास ये भी एक यूनिट वेक्टर है और ये भी हमारे पास एक यूनिट वेक्टर। यहाँ पे हम लेट कर रहे हैं भी, लेट ओ ए वेक्टर एंड ओ बी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर। ये दोनों हमारे पास यूनिट वेक्टर्स हैं सच डैट इस तरह से हैं कि मेजर एंगल आपके पास ये जो ए ओ बी है
ए ओ बी जो है वो आपके पास बन रहा है जी अल्फ़ा प्लस बीटा, इन दोनों का हेड अप के इक्वल आपके पास एंगल बन रहा है। तो यहाँ पे हम इनके जो है वो जो ना वो ओ वेक्टर के जो है वो हम लेंगे एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट, और ओ बी वेक्टर के हम एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट लेंगे। इस बात को मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि आपके पास ओ वेक्टर और बी वेक्टर कैसे आएंगे। तो इससे पहले ज़रा देखिएगा, मैं पहले लिख रहा हूँ ओ ए वेक्टर। ओ ए वेक्टर हमारे पास होगा, यहाँ पे हमारे पास एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस वाई जे यूनिट वेक्टर। लेकिन अगर आप लोग देखेंगे तो x के लॉन्ग अगर यहाँ पे हम एक जो ना वो परपेंडिकुलर ड्रा कर लें a से x एक्सिस के ऊपर, तो यहाँ पे ये वाली जो लेंथ होगी ये y एक्सिस के लॉन्ग होगी जिसे हम y कहते हैं, और ये वाली जो हमारे पास यहाँ तक जो लेंथ होगी उसे हम x कहते हैं। तो x जो होगा यहाँ पे अगर आप लोग देखें ये एक राइट ट्रायंगल बन रही होगी, जिसे हम अगर मैं इसे पॉइंट दे दूँ नाम C का, ओ ए सी एक आपके पास राइट ट्रायंगल बनेगी। राइट ट्रायंगल के अंदर जो एंगल है अल्फ़ा बन रहा है, अल्फ़ा के सामने वाला एंगल हमारा साइड जो होती है वो हमारे पास परपेंडिकुलर होती है। जहाँ पे एंगल परपेंडिकुलर बनता है उसके सामने वाली हाइपोटेन्यूस होती है, जो रिमेनिंग साइड जो आपके पास एक्स ओ सी साइड है ये हमारे पास बेस कहलाती है। तो अब बाय जो हमने पढ़ा हुआ था साइन कोस और टेन को, जो सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर थ्रो प्रॉपर बुशिंग, उस रिजल्ट को उस स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए हम यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले एक्स को। एक्स जो होगा वो आपके पास बराबर आ रहा है ये आपके पास साइन ऑफ अल्फ़ा। साइन ऑफ अल्फ़ा किसके बराबर आएगा, वो आपके पास होता है सम पीपल हैव, मतलब कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ पे मैं अपनी बात को एक्सप्लेन करने चले यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर इसे मैं रेज कर दूंगा कि अगर आप साइन ऑफ अल्फ़ा देखें, अल्फ़ा के हिसाब से साइन देखें तो वो होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, मतलब कि सी ए वेक्टर ओवर ओ ए वेक्टर। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो सी ए वेक्टर हमारे पास y के बराबर है और ओ ए वेक्टर एक यूनिट वेक्टर है तो वो 1 के बराबर है। तो साइन ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू आ गया आपके पास y। सिमिलरली अब यहाँ पे देखिएगा कि हमें पता है कि कोस ऑफ अल्फ़ा जो होता है जो स्टेटमेंट थी करली ब्राउन हेयर, और अगर किसी ने उर्दू मीडियम में पढ़ा तो वहाँ पे उन्होंने ऊ को अक का रिजल्ट यूज़ किया होगा। पहले इंग्लिश मीडियम की स्टेटमेंट के मुताबिक हमने याद की होती है करली ब्राउन हेयर। करली का मतलब कोस और ब्राउन का मतलब बेस और हेयर का मतलब हाइपोटेन्यूस होगा। यहाँ पे आपके पास कोस ऑफ अल्फ़ा जो होगा वो इसकी बेस बन रही है ओ सी डिवाइडिंग बाय हाइपोटेन्यूस ओ ए वेक्टर बन रहा है। तो आपके पास ये जो ओ सी है ये एक्स एक्सिस के अलोंग है, इसे हमने एक्स कहा हुआ है, और ओ बी जो है ओ ए जो है वो हमारे पास यूनिट वेक्टर, तो यूँ तो कोस ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा एक्स यूनिट वेक्टर। तो यूँ आपके पास ओ ए वेक्टर एक्स की जगह पे आ जाएगा आपके पास कोस ऑफ अल्फ़ा, और साथ ये आई यूनिट वेक्टर प्लस वाई की जगह पे आपके पास आ जाएगा यहाँ पे वाई की जगह पे साइन ऑफ अल्फ़ा जे यूनिट वेक्टर। सिमिलरली अब यहाँ पे हम जो है वो ओ बी वेक्टर जो है उसके भी हम वेक्टर जो है वो आयोटा मतलब उसके कंपोनेंट की फॉर्म में उसे राइट करेंगे। तो उस मकसद के लिए देखिएगा ओ बी वेक्टर वो इक्वल टू ये भी एक्स आई यूनिट वेक्टर और प्लस वाई जे यूनिट वेक्टर होगा। तो पहले नंबर पे अब इसके लिए हमारे पास ओ बी जो वेक्टर है वो माइनस बीटा एंगल बना रहा है, माइनस बीटा एंगल बना रहा है। तो उसके हिसाब से ज़रा यहाँ पे आप देखिएगा कि आपके पास x इज इक्वल टू होगा, मतलब ये अगर हम देखें साइन ऑफ बीटा की माइनस बीटा की बात करें सबसे पहले, साइन ऑफ माइनस बीटा, साइन ऑफ माइनस बीटा हमारे पास इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। तो ये हमारे पास एक राइट ट्रायंगल बनेगी, इसे हमने अभी भी नाम सी का ही रखा रहने देंगे। तो हमारे पास एंगल माइनस बीटा के हिसाब से ये परपेंडिकुलर होगी, मतलब कि बी सी डिवाइडिंग बाय ये आपके पास ओ बी है। तो ओ बी है तो हमें पता है कि वो एक यूनिट वेक्टर है तो वो हमारे पास 1 के इक्वल आ जाएगा। और बी सी जो ये नेगेटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग है तो यहाँ पे माइनस वाई आ जाएगा। तो उसके बाद ज़रा नेक्स्ट देखिएगा कि आपके पास
ये जो y होगा माइनस वाई बराबर आ जाएगा साइन ऑफ माइनस बीटा के। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि यहाँ पे y इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ माइनस बीटा। लेकिन यहाँ पे हमने जब अल्फ़ा प्लस बीटा है तो उसमें हमने माइनस बीटा नहीं, हमने सिंपल बीटा एंगल लेना है। तो x हम पहले नंबर y हमारे पास ये आ गया कि माइनस साइन ऑफ माइनस बीटा की बजाय हम यहाँ पे इसे एंगल जो होगा वो सिंपल बीटा ही लेंगे। तो हमारे पास माइनस साइन ऑफ बीटा, ये माइनस आप शुरू में समझ लें कि यूँ आ जाएगा। या फिर ये वाई एक्सिस नेगेटिव है तो ये इधर साइन तो बेसिकली बीटा ही एंगल यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, तो ये हमारे पास एंगल बीटा होगा। अब उसके बाद ज़रा देखेगा कि आपके पास नेक्स्ट होगा कि कोस ऑफ बीटा। कोस ऑफ बीटा जो होगा वो आपके पास इक्वल टू होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो इस ट्राइंगल ओ सी बी के मुताबिक बेस इसकी बन रही है ओ सी ओवर हाइपोटेन्यूज इसका बन रहा है ओ बी वेक्टर। तो ओ सी जो वेक्टर है वो हमारे पास एक्स के इक्वल है और ओ बी जो वेक्टर वो हमारे पास 1 के इक्वल है। तो कोस ऑफ बीटा यहाँ पे हमारे पास इक्वल टू आया एक्स के। तो यहाँ पे हमारे पास एक्स बराबर आ गया कोस ऑफ बीटा और साथ ही हमारे पास आई यूनिट वेक्टर, और वाई हमारे पास बराबर आ जाएगा, जी ठीक हो गया। यहाँ पे जब हमने ओ बी वेक्टर लेना है, ओ बी वेक्टर, तो यहाँ पे इसका वाई कंपोनेंट नेगेटिव है तो ये नेगेटिव आएगा। और यहाँ पे ये नेगेटिव होने की वजह से देखिएगा ये जो नेगेटिव हमने यहाँ पे ज़ाहिर किया था, नेगेटिव साइन साइन के अंदर जो अगर एंगल में हो तो नेगेटिव साइन शुरू में चले जाता है। ये नेगेटिव साइन शुरू में रहेगा, ये माइनस वाई, मतलब ये जो माइनस वाई होगा वो हमारे पास आ जाएगा माइनस साइन ऑफ बीटा के, और यहाँ पे ये भी जे यूनिट वेक्टर। तो ये मैं ज़रा आगे वाले हिस्से को रेज कर दूँ, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इसे देख लिया होगा। नहीं तो अभी यहाँ पे वीडियो को स्टॉप करके आप लोग इस चीज़ को नोट कर सकते हैं ताकि आप लोग नेक्स्ट अगर कोई इसमें से प्रॉब्लम हो तो आप उसे देख सकें। ये हमारे पास अब ओ ए वेक्टर भी कंपोनेंट की फॉर्म में, आई यूनिट वेक्टर जे यूनिट वेक्टर की फॉर्म में आ गया, और ओ बी वेक्टर भी हमारे पास ये आ गया। हमने प्रूव करना है कोस ऑफ एंगल। कोस ऑफ एंगल हमारे पास पता है, हमें डॉट प्रोडक्ट जब वेक्टर का करते हैं तो उसमें आएगा। तो हमने क्या करना है, ओ ए वेक्टर डॉट ओ बी वेक्टर करना है। इस मकसद के लिए हमारे पास राइट हैंड साइड में ओ बी वेक्टर के जो कंपोनेंट हैं वो ओ कोस ऑफ अल्फ़ा आई यूनिट वेक्टर प्लस साइन ऑफ अल्फ़ा जे यूनिट वेक्टर, और ये डॉट प्रोडक्ट करेंगे ओ बी वेक्टर के कंपोनेंट जो हैं कोस ऑफ बीटा आई यूनिट वेक्टर माइनस साइन ऑफ बीटा जे यूनिट वेक्टर, इसके साथ जाके मल्टीप्लाई करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे देखेंगे तो डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला अप्लाई किया जाएगा, ओ ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड ओ बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड और साथ डॉट प्रोडक्ट के मुताबिक कोस ऑफ एंगल बिटवीन ओ ए और ओ बी वेक्टर, और ओ ए और ओ बी वेक्टर के दरमियान में एंगल कोस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा मौजूद है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू, अब ये कोस ऑफ अल्फ़ा जब आई यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेगा वो 1 बनेगा। जब आई यूनिट वेक्टर इससे मल्टीप्लाई करेगा जे यूनिट वेक्टर के साथ वो 0 होने वाला है। तो हम सिंपल कोस ऑफ अल्फ़ा आई यूनिट वेक्टर को इसके आई यूनिट वेक्टर जो कि कोस ऑफ बीटा है इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और आई यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करेगा तो वो हमारे पास 1 आ जाएगा। अब हमारे पास ये जो हमारे पास जे यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करने वाला है, तो सबसे पहले इनके साइन को मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस माइनस इज माइनस साइन ऑफ अल्फ़ा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये साइन ऑफ बीटा के साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखा जाएगा। जे यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो वो 1 बनेगा, यहाँ पे हम 1 राइट नहीं कर रहे। नेक्स्ट देखेगा ओ ए वेक्टर जो हमारे पास वो एक यूनिट वेक्टर था, और यूनिट वेक्टर जो होता है उसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है, मतलब इसकी मैग्नीट्यूड भी हमारे पास 1 और ओ बी वेक्टर की भी मैग्नीट्यूड 1। तो कोस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू कोस ऑफ अल्फ़ा कोस ऑफ बीटा माइनस साइन ऑफ अल्फ़ा साइन ऑफ बीटा के इक्वल आ जाएगा। 1 के साथ मल्टीप्लाई करे तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और जब वो आगे कोस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा से मल्टीप्लाई करेगा तो वो भी वही आ जाएगा आपके पास। तो लेफ्ट हैंड साइड पे कोस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू कोस ऑफ अल्फ़ा कोस ऑफ बीटा माइनस साइन ऑफ अल्फ़ा साइन ऑफ
बीटा के इक्वल आ जाएगा। और ये हमने जो प्रूफ करना था ये हमारे पास वही रिज़ल्ट बन चुका है। हैंस प्रूफ जो हमने बात साबित करनी थी वो साबित हो चुकी है। मैं उम्मीद करता हूँ मैं अपनी इस बात को मुकम्मल तौर पे एक्सप्लेन कर चुका हूँगा। एक्सरसाइज 7.3 है इसके जो अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस 2020 क्वेश्चन मौजूद हैं वो एक्सप्लेन कर चुका हूँगा। लेकिन अगर फिर भी कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपको बात नहीं समझ आई तो आप लोग मुझसे कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरे इस लेक्चर को अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मेरी हौसला अफजाई होती रहे। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।